हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग एटम्स चैप्टर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरी का रिवीजन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1988 से लेके इस वीडियो के अपलोड होने के डेट तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सब सॉल्व करने वाले इस एक लेक्चर में ना, वन शॉट है ये। और उससे पहले हम लोग थ्योरी का रिवीजन करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है ये लेक्चर देखने के पहले, वो ये है कि हम लोग कंप्लीट थ्योरी रिवीजन करने वाले हैं। और थ्योरी रिवीजन करने के दौरान अगर आपको लग रहा है मैं एक दो पॉइंट मिस कर दिया हूँ बाय चांस, तो वो जब हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे तब वो पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। और वहाँ भी अगर डिस्कस नहीं होगा मतलब समझ लेना वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, जो भी मैं लिखने वाला हूँ उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल डीवाईजी सर में मिल जाएगा आपको, है ना। जिस भी डेट को ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब में उसी डेट में आप सर्च करना टेलीग्राम चैनल में। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आप डाउट पूछ सकते हो लेकिन टाइम स्टैम्प बता के डाउट पूछना। टाइम स्टैम्प कुछ ऐसा दिखता है, तो सपोज 35 मिनट 12 सेकेंड इस मोमेंट में आपको डाउट पूछना है तो विदाउट एनी स्पेस और यहाँ पे कोलन के साथ आप ये वाला टाइम लिख देना और जो भी आपका डाउट हो वो भी बता देना साथ में। ठीक है। ये ब्लू में आ जाना चाहिए आपके कमेंट लिखने के बाद। अगर ये ब्लू में नहीं आया मतलब आपने कुछ गलती की है। ट्राई करना एक सीटिंग में लेक्चर ख़त्म करने का, क्योंकि यूट्यूब में रिकमेंडेड वीडियोस या जो भी आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है तो बहुत देर तक आप कोई वीडियो नहीं देख पाओगे। और यूजुअली ये वीडियोस क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना एक सीटिंग में ख़त्म करने का, क्योंकि बाद में नहीं हो पाता है ना। आप सोचोगे बाद में देख लेंगे कुछ देख के, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। उतना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अगर इतना मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। कमेंट करना जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी या ख़राब लगी वीडियो के बारे में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट होके और अच्छे लेक्चर प्रोड्यूस हो। और शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक भी करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डिसलाइक करना अगर ख़राब लगे। ठीक है। चलो थ्योरी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं एटम्स का। तो सबसे पहले एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो कि प्रोटॉन्स और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते वो होंगे। ठीक है। तो थॉमसन मॉडल क्या होता था? थॉमसन मॉडल में बोला गया था कि एटम जो एक स्फेरिकल क्लाउड है ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड ऑन इट। ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल भी उसको बोलते हैं। ठीक है। पुडिंग जैसे होता है ना वैसा, है ना। तो बस ये याद रखना है आपको थॉमसन मॉडल में क्या था। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि एटम का मास जो है, मोस्ट ऑफ द मास जो है उसके बहुत ही छोटे वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड होगा। उस वॉल्यूम का नाम हम लोग न्यूक्लियस रखे थे। ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज जो होता था वो 10,000 टाइम्स स्मॉल होता था कंपेयर टू दैट ऑफ एटम। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते थे। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में जितने पॉजिटिव चार्जेस है वो रहेंगे। अब देखो प्लम पुडिंग में क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव सब मिक्स थे पूरा। ठीक है। यूनिफॉर्म थे। यहाँ पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में रहेंगे और उसके अराउंड नेगेटिव चार्जेस ऑर्बिट्स में गोल घूम रहे होंगे। ठीक है। ये रदरफोर्ड मॉडल था। ओके, अब रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, दो प्रॉब्लम था, है ना, दो ड्रॉबैक्स था। क्या क्या था कि वो प्रेडिक्ट करता था कि एटम्स अनस्टेबल, मतलब वो प्रेडिक्ट करेगा कि एटम अनस्टेबल हो जाएगा बिकॉज एक्सेलेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है ना। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एमिट कर करके एनर्जी लूज करते करते वो स्पायरल होते होते न्यूक्लियस में गिर जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस में गिर जाता मतलब सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस में आके समा जाते मतलब एटम्स मतलब स्टेबल नहीं रहता। ठीक है। तो ये पहला चीज़ था जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था एटम का स्टेबिलिटी। दूसरा था कि ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। ठीक है। ये लाइन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा ये सब चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये दोनों याद रखना है आपको कि एटम का स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था रदरफोर्ड मॉडल। और दूसरा है कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है। ओके, अब ये लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। तो हर एक एटम का मतलब हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है वो स्टेबल होते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम मतलब कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंस जो है वो एमिट करते हैं। ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रम में क्या क्या होता है, आइसोलेटेड पैरेलल लाइंस होते हैं जिनको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। ओके, अब मतलब बेसिकली आप समझ रहे हैं ना कि कैरेक्टरिस्टिक ये स्पेक्ट्रम से आप एटम के बारे में पता कर सकते हो। मतलब हर एक एटम का लाइन स्पेक्टर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है। तो खाली आप लाइन स्पेक्टर देखोगे तो एटम पहचान लोगे, है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी के रिवीजन वाले सेक्शन में दिया गया है मतलब उस सेंस में इंपॉर्टेंट हो गया। भले आज तक इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई पूछा मतलब आज तक इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है। तो इसलिए भले आपने जितने भी सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सोचोगे अरे सर अभी आपने जो 5 पॉइंट बताया इससे रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, तब भी याद रखना है क्योंकि आगे के क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी के रिवीजन मतलब वो क्या बोलते हैं, समरी वाले सेक्शन में जो पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, याद रखना। ठीक है। ओके, अब ये रदरफोर्ड का
जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो एटम का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। इस पे आप अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत सारे इसके ऊपर बॉम्बार्ड कर रहे हो, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्टली न्यूक्लियस की तरफ बॉम्बार्डेड होगा, मतलब फेंका जाएगा वो, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल ही पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस ही पॉजिटिव होता है, तो वो कुछ देर जाके, कुछ दूर जाके, कुछ पास आके रुकेगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन हो रहा होगा, और फिर वापस चला जाएगा उसी पास से, ठीक है। अब जिस अल्फ़ा पार्टिकल को आप इस डायरेक्शन में फेंके होंगे, तो याद रखना अल्फ़ा पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो न्यूक्लियस उसको, न्यूक्लियस ही पॉजिटिव, अल्फ़ा ही पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, रिपेल कर रहा है, तो ये थोड़ा दूर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे ये वाला पार्टिकल का पाथ ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है ना। जो बहुत ही पास रहेंगे, जो एकदम मतलब इस इम्पैक्ट के अलॉन्ग रहेंगे, मतलब एकदम समझ लो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर उसको बोलते हैं, बी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उल्टा हो जाएंगे, बाकी सब जैसे इसके लिए आप डेविएशन पूछोगे तो 180 डिग्री है ना, ये जैसे जा रहा था इस तरफ, ये उल्टा होके आ रहा है, तो मतलब 180 डिग्री से डेविएट हो गया ये वाला अल्फा पार्टिकल। जो ये वाला अल्फा पार्टिकल है, ये 180 से तो डेविएट नहीं हुआ, लेकिन अच्छा खासा हुआ है। कितना एंगल से डेविएट हुआ है, अराउंड ये मुझे लग रहा है 150 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री से डेविएट हो गया है, अगर डिवेट नहीं होता तो ऐसे आता, अभी डिवेट होकर ऐसे जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है ना, हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे और उसमें पूछ लिया जाए कि कौन सा डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा है ये गोल्ड फॉयल, मतलब एक्सपेरिमेंट जो था, है ना, स्कैटरिंग वाला, ठीक है। ओके, अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम है, उसमें ये 5 सीरीज़ हमें दिखते हैं, ठीक है। अब हर एक सीरीज़ का नाम रखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा, यानी 2 3 4 5 6 वैसे कुछ भी यहाँ पुट करेंगे, तो जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, वो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा वो लाइमन सीरीज़ को बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब नाम रख देंगे वो फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू दिस। वैसे यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 से ज़्यादा रखेंगे तो 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको बाल्मर सीरीज़ बोले। वैसे यहाँ पे n की वैल्यू 3 से ज़्यादा कुछ भी पुट करो, 4 5 6 7 8 9 जो भी है, वो जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो पास्चन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएंगे, ऑफकोर्स एन के वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी पास्चन का पार्ट है, 5 पुट करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो भी पास्चन सीरीज़ का पार्ट है। जो सीरीज़ बोल रहे हैं ना, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज ऑफकोर्स रहेंगे, ठीक है। वैसे करते हैं, ये पाँचों आपको याद रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक आर आपको दिख रहा होगा, आर को रीडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ओके, अब ये वैल्यू याद रखना है, न्यूमेरिकल में याद आएगा, मतलब न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि वैल्यू दिया रहे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दिखाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम दिखाया गया आपको, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ग्राउंड स्टेट मतलब जो एन का मिनिमम वैल्यू हो सकता है जो कि 1, ठीक है। नेक्स्ट हायर स्टेट एन की वैल्यू 2, वहाँ पे एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन, जो भी है यहाँ पे आपको एनर्जी दिया गया और अलग अलग लेवल का बताया गया, जैसे n=2 का एनर्जी इतना, n=3 का एनर्जी इतना, n=4 का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे करते करते n=∞ का एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन चल गया, मतलब एटम के इन्फ्लुएंस से, मतलब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइज्ड एटम है, मतलब वो एटम अपना इलेक्ट्रॉन अब गंवा चुका है, ठीक है। तो 0 से लेके -13.6 इस रीजन में किसी भी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो हम लोग एटम अभी तक आयनाइज नहीं हुआ है ना। जैसे n=1 पे मतलब न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट, n=2 पे मतलब थोड़ा दूर हुआ, n=3 पे इलेक्ट्रॉन मतलब और दूर हो गया न्यूक्लियस, n=4 पे और दूर हो गया, वैसे वैसे करते n=∞ पे पहुंच गया, तो अब वो एटम से अलग हो गया, मतलब न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, सॉरी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस अलग हो गया, अब उसमें न्यूक्लियस फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। तो इसको एनाइज एटम बोलेंगे। एनीवेज, तो यहाँ पे डायग्राम जो दिखाया गया है ऊपर वाला जो है, इसको याद रखने का एक और तरीका है यहाँ पे, जैसे देखो n=1 पे जितने भी इलेक्ट्रॉन जम करके पहुंचेंगे किसी हायर स्टेट से, अब याद रखना एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन किसी हायर, जो भी लाइन ऊपर है वो हायर एनर्जी स्टेट में, जो भी लाइन नीचे हो लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है ना। तो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर जम करेगा, तो एटम का एनर्जी कम हुआ है, ठीक है, तो वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। ओके, वही वो फोटोन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स का अलग अलग सीरीज़ में जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन n=2 पे है इनिशियली और वहाँ से जंप होकर n=1 पे पहुँच रहा है, तो 2 से 1 का ट्रांजिशन इसमें आएगा। देखो यहाँ पे n=2 पुट करेंगे
तो 2 से 1 का ट्रांजिशन के लिए ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है लाइमन सीरीज है, ठीक है ना। तो जितने भी हायर स्टेट से n=1 पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे, चाहे 2 से 1 जंप करे, 3 से 1 जंप करे, 4 से 1 जंप करे, 5 से 1 जंप करे एंड सो ऑन, वो सब लाइमन सीरीज का पार्ट हो, ठीक है। तो ये सब ट्रांजिशंस के लिए हर एक एरो ट्रांजिशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पे फाइनली यहाँ पे, ये वाला एरो के लिए इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एंड सो ऑन। तो ये सब ग्रुप को, जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगा उसको लाइमन में डालेंगे। वैसे बाल्मर में क्या होगा, n=2 पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट, वैसे n=3 पे जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट, उसको पास्चन बोलेंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये 1 पे जंप करके इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो लाइमन हो गया, 2 पे जंप करके पहुंच रहा है तो बाल्मर सीरीज का पार्ट रहेगा, 3 पे जंप करके पहुंच रहा है किसी हायर से तो पास्चन एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है ना। तो बोर ने क्या किया, एक मॉडल प्रपोज किया, ठीक है। और वो मॉडल का बेसिस था 3 पोस्टुलेट्स। तो 3 पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, मतलब एक तरीके से ये रूल है जो एटम ब्रेक नहीं कर सकता, समझ लो ऐसा, ठीक है। तो 3 पोस्टुलेट जो थे वो क्या क्या थे, कि हाइड्रोजन एटम में हर एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में, जिसका नाम रखा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स, उसमें घूम सकता है विदाउट एनी इमिशन ऑफ रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है। मतलब विदाउट एनर्जी एमिट किए इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है वो कर्व्ड पाथ में, यानी फॉर एग्जांपल सर्कुलर ऑर्बिट्स में गोल घूम सकता है, ठीक है। ओके, तो इसको बोला गया, क्या ऑर्बिट बोला गया, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज नहीं करेगा, इस चीज़ का नाम रखा कि स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। मतलब डायरेक्टली इसने समझ लो मतलब बोल दिया इसने, नील ने, कि नहीं इलेक्ट्रॉन भले सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है लेकिन वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, जाओ, एक सेंस में वैसा किया उसने, ठीक है। ओके, अब बोला गया कि ये सब क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, ये आपको ये कहीं नहीं बताया जा रहा क्यों नहीं इमिट कर, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, इमिट करेगा, बस नहीं करेगा, ये बोला गया, ठीक है। वही याद रखना है आपको। अब स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिसके लिए, मतलब इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएंट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनमें जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 एच एक कांस्टेंट होता है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n की वैल्यू +1 +2 +3 +4 वैसे करके कुछ भी लिख सकते हो, +5 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी मतलब ट्रांजिशन कर सकता है फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना। जब भी ऐसा होगा वो फोटोन एमिट करेगा, ठीक है, और जो फोटोन का एनर्जी होगा वो उन दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो हायर एनर्जी स्टेट या हायर एनर्जी स्टेट, मतलब सॉरी, हायर एनर्जी वाला जो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा उससे लोअर एनर्जी वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, है ना, हायर से लोअर जाना मतलब डी एक्साइट होना, तो उन दोनों स्टेट्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना एनर्जी का फोटोन एमिट हो जाएगा, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या एटम की एनर्जी इतने अमाउंट से घट गया, सेम अमाउंट का एनर्जी का फोटोन एमिट कर दिया एटम, ठीक है। ओके, अब इसका रिवर्स प्रोसेस भी ट्रू है, अगर एटम जो है, ये एटम का जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फोटोन को एब्जॉर्ब तभी कर सकता है जब वो फोटोन का एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इनिशियल एनर्जी के साथ मैच करके, मतलब इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी में जुड़ के किसी फाइनल ऑर्बिट में उसको पहुंचा दे, ठीक है ना। मतलब सपोज दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये फोटोन आएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी, उस फोटोन को एक्सेप्ट करके हायर में जाएगा, ठीक है। तो सपोज जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, इस कलर से दिखना चाहिए, तो सपोज इस एनर्जी स्टेट का एनर्जी है -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल, और इसका है -2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। सॉरी, मैं उल्ट ऊपर में तो ज़्यादा बनाना चाहिए ना, तो -0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, ठीक है ना। तो इन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितने का है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनिशियली यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तभी जाएगा जब उसको इतना एनर्जी का फोटोन मिले, इससे ज़्यादा का मिलेगा तब भी यहाँ से नहीं जा सकता, इससे कम का मिलेगा तब भी यहाँ से नहीं जा सकता, ठीक है। तभी बोलते हैं लेवल्स, एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है, एग्जैक्टली इतने डिफरेंस का मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन जो भी है, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज था ना, वो चीज़ के कारण जो है आपका रेडियस भी क्वांटाइज्ड है, मतलब कोई भी रेडियस चाहे वो नहीं मिल सकता इलेक्ट्रॉन को, n=1 के लिए जो रेडियस रहेगा, n=2 के लिए रेडियस रहेगा, वो सब इस फॉर्मूला से मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे एनर्जी ऑफ nth स्टेट इस फॉर्मूला से मिलेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना।
तो ये सब फॉर्मूला देखने में बहुत हार्ड लग रहे हैं, तो इसका मैं सिंपल वर्जन यहाँ नीचे में लिखा हूँ। सिंपल वर्जन मतलब ये जो कांस्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन H2 सब का वैल्यू पुट करने के बाद जो सिंप्लीफाई हो जाएगा फॉर्मूला वो लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम इस फॉर्म करेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n² ठीक है। एनर्जी ऑफ आपका एटम इस फॉर्म करेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। Z है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम है ना। फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n। Z वही एटॉमिक नंबर बाय जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसका वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। वैसे काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो टोटल एनर्जी जो होगा उसका नेगेटिव होगा, तो टोटल एनर्जी अगर इतना है तो उसका नेगेटिव ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का डबल हो जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो इसका डबल कर दो विथ नेगेटिव साइन इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, ये सिर्फ यही बताना चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड है टू द एटम, ठीक है, या टू द न्यूक्लियस वो बोलो, ठीक है। ओके, अब ये जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे दिखाया हूँ 4-5 फॉर्मूलाज, ये सब वैलिड है। Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ वाले सिस्टम के लिए वैलिड है, यानी हाइड्रोजन के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम प्लस के लिए वैलिड, क्योंकि ऐसे तो हीलियम जो एटम होता है उसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हीलियम प्लस हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है इस एटम को, ठीक है, तब इसके पास एक ही प्रोटॉन बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी एक, हाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है तो हीलियम प्लस हो गया, ठीक है। अब लिथियम 2+ मतलब यहाँ पे भी आपके पास देखेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+ साइन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए, आयंस के लिए ये फॉर्मूलाज वैलिड है। ओके ओके, लास्ट 2 पॉइंट्स क्या है, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका वेव लाइक फीचर भी होता है, तो वेव लाइक फीचर होगा मतलब उसके पास वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ का वैल्यू लैम्डा = h मोमेंटम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस ही खाली इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, जितने भी चीज़ें जिनको हम लोग पार्टिकल मानते सबके लिए है ना। मतलब बेसिकली डी ब्रॉगली क्या बोलता है कि पार्टिकल्स का वेव नेचर होता है, और यानी उनका वेवलेंथ होता है, वेव नेचर होना मतलब एक वेवलेंथ होना चाहिए, और वेवलेंथ का वैल्यू आपको मिल जाएगा h मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, अब बोर मॉडल जो है खाली ऊपर जैसे बताया था खाली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स या आयंस के लिए वैलिड है, ठीक है। ओके, अब जैसे जैसे सिस्टम जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया तो आपको लगेगा एक इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, वहाँ पे ये जो मॉडल है ये इनसफिशिएंट हो जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यही जो आपका यहाँ पे बोला गया था ना, इलेक्ट्रॉन जो है आप समझ लो स्टैंडिंग वेव्स अगर 11th में पढ़े हो तो स्टैंडिंग वेव जो है वो स्टैंडिंग मतलब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ही घूम सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, उसका इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ उस ऑर्बिट को सेटिस्फाई करेगा, उस ऑर्बिट के लेंथ के बराबर होगा, उसी ऑर्बिट में घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल नंबर ऑफ साइकिल्स, क्योंकि इसको स्टैंडिंग वेव बनाना है तो फुल नंबर ऑफ ये साइकिल होना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। ओके, तो थ्योरी का रिवीजन हो गया, अब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं एटम्स के। ओके, तो हम लोग 1988 से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक लेटेस्ट पूछे गए नीट के एग्ज़ाम में वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है ना, हाँ ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इतना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मतलब एटम से अलग करने के लिए, ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी, ओके। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाएगा तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। एक्चुअली में एनर्जी ऑफ एटम के बराबर होता है लेकिन उसका नेगेटिव साइन के बराबर है ना। इन ग्राउंड स्टेट अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आप समझ लेना कि एटम में मतलब इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आयनेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट क्या होता है 13.6, तो -13.6 इंटू Z²/n², यही होता था ना, माइनस में होता था, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है आयनेशन एनर्जी का। जैसे मैंने बोला था अगर मैं कुछ थ्योरी का पार्ट छोड़ दूँ थ्योरी रिवीजन के दौरान तो यहाँ पे क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। तो कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, पहले आपको याद रखना आयनेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन
को हम लोग निकाल रहे हैं। अगर किसी और स्टेट से निकालेंगे तो उस स्टेट का आ जाएगा। वैसा क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे, अभी के लिए तो इतना याद रखो आप, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो आप यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 पुट करोगे, एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 13.6 हो जाएगा, ठीक है। हीलियम की बात करोगे तो आयनेशन एनर्जी ऑफ हीलियम के लिए आप क्या करोगे, 13.6 इंटू जेड का वैल्यू हीलियम के लिए क्या होता है 2, और एन का वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट बोल दिया मतलब एन इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि एन का वैल्यू 2 भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप समझ लेना, जैसे आपको तब ये फॉर्मूला तो है, आपको पता है आयनेशन एनर्जी का, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे, जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपको बोल दिया कि आयनेशन एनर्जी कितना 13.6 है, तो यहाँ जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये पूरे चीज़ का वैल्यू अगर 13.6 है मतलब एन का वैल्यू 1 पुट किया गया है, ठीक है। तो आपको दूसरे एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए भी एन का वैल्यू वही पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको बोल दिया गया है 13.6। तो आप अगर समझना चाहते हो तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली ये लिख दो, ठीक है, इन एन स्टेट, है ना। तो आयनेशन एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को एन स्टेट से निकाल रहे हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेट इतना होता है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है हाइड्रोजन के लिए इतना, ठीक है, 13.1, है ना। तो यानी एन की वैल्यू 1 हो गई, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे फिर हीलियम के लिए, ठीक है ना। तो आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये करेंगे, तो इसका को पता चल जाएगा, एन का वैल्यू तो 1 है, फिर एन का वैल्यू यहाँ 1 पुट करें तो इतना, है ना, 13.6 इंटू 4 तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आई बात। जैसा आपको बोल देता कि आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6/4 कितना होता है, 3.4 मान लो बोल दिया था, ठीक है। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो इनिशियली एन इक्वल टू 2 पे था, क्योंकि आप यहाँ पे अगर जेड का वैल्यू 1 पुट करोगे हाइड्रोजन एटम के लिए, एन का वैल्यू एन रहने दोगे और इस चीज़ की वैल्यू 3.4 के बराबर करोगे तो एन का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में इनिशियली एन इक्वल टू 2 पे था, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर दिया एटम से, है ना, एंड सो है ना। वैसा क्वेश्चन प्रॉब्ली अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा है तो आप हमेशा याद रखना आयनेशन एनर्जी। अगर ये भी आपको नहीं लग समझ में आ रहा तो सिंपली याद रखो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये ओके, टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोर यूज्ड, तो बोर क्या यूज़ किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब कंजर्वेशन तो वैसे नहीं यूज़ किया था डायरेक्टली बोले तो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया था। इसका लैंग्वेज मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो यूज़ किया था बोर ने, है ना, तो सेकंड का बी होना चाहिए। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लिखा है वो गलत है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। एनीवेज उस समय अभी भी तो नीट में गलत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ लो यहाँ पे और कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए ये भी वैसे गलत ही है, लेकिन सबसे कम गलत है, समझ लो। एंगुलर मोमेंटम वर्ड आ गया, इससे इसको सेलेक्ट कर लिए। Energy levels A, B, C of a certain atom corresponding to increasing values of energy is, ठीक है। If lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the wavelengths of radiation corresponding to transition, when each of the following relation is correct. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको 3 एनर्जी स्टेट दिया गया, सी का सबसे ज़्यादा है ना, तो सी, बी, फिर बी का है, फिर ए का सबसे कम ए का है, ठीक है। तो ये ए मान लो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट दे दिया गया है। अगर आपको बोला गया लैम्डा 1 है ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू बी, तो सी से बी में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो लैम्डा 1 एमिट हो रहा है, ठीक है। बी टू ए में जंप कर रहा है तो लैम्डा 2 एमिट हो रहा है, बी टू ए के लिए लैम्डा 2, ठीक है। और सी टू ए के लिए जो है लैम्डा 3, तो सी टू ए के लिए लैम्डा 3, है ना। तो हम लोग से पूछा गया कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो चलो एक काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आपको दिख तो रहा है कि अगर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी देखेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, ठीक है ना। यहाँ इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी प्लस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। तो सी और बी के बीच का डिफरेंस, बी और ए के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू सी और ए के बीच का डिफरेंस, है ना, बस, ठीक है। ओके, अब सी और बी के बीच का डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में, है ना। तो अगर मुझे दो लेवल के बीच जो है उनका एनर्जी डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पता है, तो हमें तो ये तो पता है ना एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है एस सी बाय लैम्डा, ठीक है, एस सी बाय लैम्डा, है ना। जो भी एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको फोटोन का एनर्जी, फोटोन का वेवलेंथ दे दिया है ना, तो एस सी बाय लैम्डा करेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगा, ठीक है ना, एस सी बाय लैम्डा 1,
तो वैसे ये हो जाएगा एस सी बाय बी और ए के बीच में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो जो वेवलेंथ एमिट हो रहा है फोटोन जो एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है λ2। सिमिलरली सी से ए के लिए λ3 बस, यानी 1/λ3 इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो λ3 इज इक्वल टू λ1 इंटू λ2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। Consider an electron in the nth orbit of a hydrogen atom in Bohr model. The circumference of the orbit can be expressed in terms of de Broglie wavelength of the electron as। ठीक है, तो आपको कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ, मैं क्वेश्चन पढ़ा और फिर भूल भी गया, ठीक है फिर से पढ़ना पड़े। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट डी ब्रॉगली वेवलेंथ के टर्म में कैसे एक्सप्रेस किया सकता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस तो हो जाएगा 2πr, ठीक है, और हमें यही पता है कि जो बाउंड्री का लेंथ होता है ना, ये वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो दिस मस्ट बी सम मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा उसका वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा बाउंड्री का लेंथ, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस, तो ये तो सर्कमफ्रेंस हो गया, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा के टर्म्स में 2πr को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये n लैम्डा है ना। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एल्कली मेटल इज, अब ये तो इस चैप्टर का अभी, अब तो नहीं, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गया, अब तो ऐसा ये सब चीज़ आपका फिजिक्स में तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, अभी वाले सिलेबस में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस वाले शेल को बोलते हैं ना एल्कली मेटल। हाँ, एल्कली मेटल तो आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले को शायद एल्कली मेटल बोलते हैं, या ग्रुप 1 वाले को नहीं पता, वही सोडियम वाला शायद होता है लाइन, ठीक है ना। तो एस होता है ना। ये गलत भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री है आपको पता ही होगा, वैसे अब फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रॉब्लम, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। ओके, द एनर्जी नीडेड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी लिखाना, पता करना है, लेकिन कहाँ से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एनर्जी ऑफ एन स्टेट, है ना, जो कि है 13.6, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था ये, ठीक है। अब ये 13.6 आप बोलोगे सर फर्स्ट लाइन का क्या लगाएगा, फर्स्ट लाइन में जो 13.6 बोला कि उसी को यहाँ पे यूज़ करना, अगर फर्स्ट लाइन में 13.5 बोला है तो 13.5 यूज़ करते, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन के लिए आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन, है ना, फ्रॉम एन इक्वल टू 2, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए एन इक्वल टू 2, तो हाइड्रोजन मतलब जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 2 बोला गया है, क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब एन इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, एन इक्वल टू 3 पे है ना। ग्राउंड स्टेट होता है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, है ना। मैंने गलती की थी, पहले एन इक्वल टू 2 ले लिया था, लेकिन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, ठीक है, तो एन का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, है ना। तो 13.6 डिवाइडेड बाय 9, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है हर चीज़, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, अब इतना है मतलब समझ लेना ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। फॉलोइंग बोर्स थ्योरी द एनर्जी करिस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है आपको, ठीक है ना। थर्ड एनर्जी स्टेट और फोर्थ एनर्जी स्टेट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो थर्ड एनर्जी स्टेट का एनर्जी हो जाएगा -13.6, जेड का वैल्यू 1, हाइड्रोजन एटम है, डिवाइड बाई एन, एन का वैल्यू 3, माइनस फोर्थ के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो 13.6 1 बाय थर्ड और फोर्थ का पता है ना, और मुझे तो उल्टा करना था क्योंकि फोर्थ हायर स्टेट होता है ना, तो फोर्थ माइनस थर्ड करना था, जो भी है थर्ड माइनस फोर्थ भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मॉड ले लेंगे जो भी है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आप अगर कन्फ्यूजन है तो मैं 4 माइनस, क्योंकि 4 ज़्यादा स्टेट एनर्जी होता है ना, तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैं गलती से कम माइनस ज़्यादा किया था, वो यहाँ के पता चल गया क्योंकि नेगेटिव आ जाता है अदरवाइज, ठीक है। तो 4 और 3 सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है ना, ठीक है ना। तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से, प्रॉब्ली 0.85 के आसपास आएगा तब भी कैलकुलेशन। तो 7 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 13.6, तो 0.07 आ रहा है, सही किया हो ना, अरे नहीं 13.6 इंटू 7
डिवाइडेड बाय 144, मैं कैलकुलेटर में ही गलत एंट्री किया था, 0.66, ओके डी आ रहा है, तो मैं जो पहले एक्सपेक्ट किया था इतना आएगा नहीं, डी आ रहा है, ठीक है। तो ये शायद होता है सेकंड और थर्ड के बीच का, ठीक है, जो भी थर्ड और फोर्थ के बीच कितना है कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हम लोग, ठीक है। ओके, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट, ठीक है ना। बोर रेडियस क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो रेडियस होगा उसी को बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ओके, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हमें पता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, याद है ना, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो जेड का वैल्यू 1 पुट करेंगे, है ना, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है इससे जेड का वैल्यू 1, और सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है तो एन का वैल्यू 2 पुट करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम लोग बोर रेडियस बोलते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम को, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, बोर रेडियस किसको बोलते हैं, जब आप एन का वैल्यू, जब देखो बोर रेडियस ए नॉट कितना होगा, यहीं से देख लेते हैं, एन का वैल्यू मैंने 1 पुट करने वाला ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये आप पुट करोगे यहाँ पे तो 0.53 इंटू 4 इतना आएगा, और यहाँ पे 0.53, ठीक है ना। तो यही तो ए नॉट है, तो 4 टाइम्स ए नॉट हो गया, दिस इज 4 टाइम्स ए नॉट, ठीक है ना। मतलब इस वैल्यू को ही हम लोग, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप ये भी बोल सकते हो, ए नॉट बोर रेडियस इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इतना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब एन का वैल्यू आपको दे दिया है। तो एन इक्वल टू 4 से हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया गया, मतलब एन इक्वल टू 4 से 5 में जंप करेगा, 6 में जंप करेगा, सो ऑन, ठीक है। एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ओके सॉरी, ग्राउंड स्टेट से एन इक्वल टू 4 पे एक्साइट किया गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड, अब स्पेक्ट्रल लाइन्स मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइट होगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेंगे तो जो फोटॉन्स एमिट होगा, है ना, उनका अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग वेवलेंथ के जो फोटोन होंगे उनको हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन्स बोलते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाले को लाइन्स गिनेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाले को भी अलग अलग लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड से 4 में गया है, तो डी एक्साइट होगा तो मतलब 4 से ग्राउंड में आना है, ठीक है। तो 4 से ग्राउंड में आना है, ग्राउंड मतलब क्या, इक्वल टू 1, है ना, इसी को तो डी एक्साइटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब 4 से ग्राउंड में आने का बहुत तरीका है ना, कैसे कैसे आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये हो गया एक एक करके आना, ठीक है। 4 से 3 में आना, 3 से 2 में आना, 2 से 1 में आना। और तरीके क्या हो सकते हैं, दो दो का जंप करना, तो 4 से 2 करना, ठीक है, और फिर 2 से 1 करना, तो 2 से 1 तो ऑलरेडी काउंटेड है तो फिर से मत गिनो। दूसरा क्या हो सकता है, 4 से 3 में चल गया है फिर, लेकिन 3 से डायरेक्टली 1 में आ गया है। समझ में आ रही बात, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जंप जो हो सकता है, जंप का साइज क्या क्या हो सकता है ना। तो ये वाला हो सकता है 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ठीक है। ये वाला जंप सब हो सकता है, डायरेक्टली 4 से 2 हो सकता है, फिर 2 से 1 हो सकता है, ठीक है ना। ये 3 पे जो पहुंचा तो 3 से 1 पे भी डायरेक्टली जंप कर सकता है एंड सो ऑन, 4 से डायरेक्टली 1 पे भी जंप कर सकता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये अलग अलग साइज ऑफ जंप हो गया, ठीक है। और चौथा जो मैं बोला 4 से 1, ठीक है ना। तो कितने लाइन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है हायर से लोअर आने का, वो सब पॉसिबिलिटी आप उनको गिन लो, क्योंकि हर एक जंप विल करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट वेवलेंथ, विल करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंट लाइन, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में तो आप गिनते नहीं फिरोगे ना, तो एक सेकेंड फार्मूला भी है, आप याद रखना। तो शॉर्टकट फार्मूला क्या है, शॉर्टकट है आप ये करना है n इंटू एन माइनस 1/2। तो इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 है, 4 से डी एक्साइट होना ना, 4 इंटू 4-1 यानी इतना, तो 6 आ जाएगा डायरेक्टली। या तो गारंटी गिनो या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करो। इसको मैं थोड़ा थिक कर देता हूँ, नहीं तो पीडीएफ में पतला दिखेगा ना। ओके, विच सोर्स इज एसोसिएटेड विद लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। विच सोर्स इज एसोसिएटेड, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आप सोच रहे होंगे थ्योरी में तो डिस्कस नहीं किया, तो ध्यान से सोचना, थ्योरी में हम डिस्कस किए थे, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि लाइन एमिशन जो होता है हर एक एटम का यूनिक होता है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फायर जो है इसमें तो कोई एक एटम नहीं है, ठीक है ना, मतलब एक टाइप का एटम तो नहीं है ना, ठीक है ना। वैसे रेड ट्रैफिक लाइट जो है, ये जो है एक टाइप का, इसमें मतलब क्या बोलेंगे, मतलब एटम्स नहीं है। जैसे यहाँ पे मतलब अगर मुझे गैस मारना पड़े तो मैं इसको गैस मारूंगा, समझ में आ रही बात, ठीक है।
क्योंकि इसमें एटम का नाम दे दिया है, समझ लो, ठीक है। बाकी में एटम का नाम नहीं दिया गया है ना। अब सन से जो आ रहा होगा उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे अलग अलग, है ना। वैसे ये तो यही एक हो सकता है जिसमें, क्योंकि एटम का नाम दिया गया ना, और लाइन स्पेक्ट्रा बोले तो उसमें एटम का नाम होना चाहिए, मतलब समझ लो, बस वही लॉजिक देख के हम लोग इसको गेस मारेंगे, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकल है, अगर एनसीईआरटी में कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा गया तो समझ लेना कि ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। उस समय पूछा गया होगा, उस समय सिलेबस का पार्ट होगा, लेकिन तब भी हम लोग गेस मार सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये तुक्का है मेरा, ठीक है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इस ग्राउंड स्टेट इज इतना, आफ्टर कोलिजन विथ एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव अ रेडियस ऑफ इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एटम। ओके, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस आपको दे दिया है, कोलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ, आफ्टर कोलिजन विथ एन इलेक्ट्रॉन इट इज फाउंड टू हैव ए रेडियस ऑफ इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल स्टेट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा बहुत सारी चीज़ हो गई, लेकिन आपको सिर्फ इसमें ध्यान देना है। पहले रेडियस इतना था, तो ये रेडियस करस्पॉन्ड करेगा इनिशियल एन का वैल्यू को, ठीक है ना। और बाद में वो रेडियस इतना हो गया, अब वो रेडियस का कारण कोलिजन हो या कुछ भी हो, हमें उससे मतलब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। इनिशियल रेडियस इतना है, फाइनल रेडियस इतना है, तो फाइनल स्टेट में एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो जो रेडियस होता है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, है ना। जेड की वैल्यू तो हमेशा 1 रखता है, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का वैल्यू इतना है, तो रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इस फॉर्म का होता है, ठीक है। nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस इतना होता है, ठीक है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर, है ना। ओके, तो पहले रेडियस था 5.3 इंटू 10⁻11, और बाद में रेडियस हो गया 21.2 इंटू 10⁻11, तो दोनों रेडियस का रेशियो ले तो 0.53 इनिशियल वैल्यू ऑफ एन का स्क्वायर और फाइनल वैल्यू ऑफ एन का स्क्वायर, ठीक है। मतलब दो बार फॉर्मूला लगा दिए और रेशियो ले लिया, है ना। तो अब देखोगे तो 4 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1/4 इक्वल टू एन आई बाय एन एफ का स्क्वायर, एन आई बाय एन एफ हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो एन एफ क्या है, ट्वाइस ऑफ एन आई है, ठीक है। ओके, और ये आपको बोल दिया था ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 है, इनिशियल एन का वैल्यू 1 है, तो इनिशियल एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फाइनल एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ 1 पुट करेंगे तो एन एफ का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट में था, यानी एन इक्वल टू 1 पे था, उसका वो कुछ टकराने के दौरान उसको कुछ एनर्जी मिली, जिससे इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू 2 पे पहुंच गया, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में व्हाट विल द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर बी। तो अगर आपको थ्योरी वाला पोर्शन याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, है ना। मतलब सेंट्रल लाइन से कितनी दूर वाले लाइन के अलॉन्ग आपका हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर बी का वैल्यू 0 है तो यहाँ से सेंट्रल लाइन से नापने, मतलब न्यूक्लियस के अलॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच, तो उस लाइन से कितना ऊपर है इनिशियल पाथ ऑफ हीलियम, ठीक है। जैसे इस वाले के लिए बी का वैल्यू ज़्यादा होगा और इस वाले लाइन के लिए बी का वैल्यू कम होगा, इस वाले लाइन के लिए और कम होगा, सबसे नीचे लाइन के लिए बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो कहाँ है हम लोग, यहाँ है ना। ओके, तो इम्पैक्ट पैरामीटर में यहाँ फिर से दिखा देता हूँ, ये अगर आपका गोल्ड फॉइल का मतलब जो भी है न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और इसके अलॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो आप, तो इस लाइन से कितना दूर ऊपर से हीलियम न्यूक्लियस अप्रोच कर रहा है इसको, ठीक है, तो उसको बी बोलते हैं। तो यहाँ से बी नापते हैं हम लोग, है ना। अब बी का वैल्यू 0 है, तो बी इक्वल टू 0 मतलब डायरेक्टली इस लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा है। तो अगर हीलियम न्यूक्लियस इस पाथ के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है, 2 प्लस क्यों बोल रहे, एक ही प्लस रहेगा ना, हीलियम 2 प्लस होगा, सॉरी, हाँ, हीलियम न्यूक्लियस इस पाथ के अलॉन्ग आ रहा है, हाइड्रोजन हीलियम, हाँ, हीलियम का न्यूक्लियस बोल रहे हैं ना, हीलियम 2 प्लस, ठीक है। तो इस लाइन के अलॉन्ग आ रहा है, तो उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर नॉन ज़ीरो है ना। लेकिन अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो गया मतलब हीलियम जो है इस डायरेक्टली इसके अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। ये आपका गोल्ड का न्यूक्लियस, क्या देखना, न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज होगा और हीलियम न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे आ रहा है तो ऐसे आते 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 स्लो डाउन होते जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, स्लो डाउन होते होते तो कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर वापस जाएगा, तो ऐसे आएगा और फिर वापस भी तो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कितना एंगल का डेविएशन हो जाएगा 180, क्योंकि पहले राइट की तरफ जा रहा था फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो डेविएट कितने से हो गया, पूरा 180 डिग्री घूम गया हो, समझ लो, है ना, ठीक है।
0 डिग्री मत बोल देना, वो तो अगर इसी डायरेक्शन में जाते रहेगा तब 0 डिग्री होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जा नहीं सकता क्योंकि हीलियम उसको स्लो डाउन करते करते कभी ना कभी रोक देगा, है ना। जितना पास जाएगा उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो कभी ना कभी उसको रुकना ही है। ये मत सोचना कि आप इनफ एनर्जी दे दोगे तो इसको क्रॉस करेगा, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पास हो जाएगा तो इन्फिनिटली लार्ज फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम्स एंड हाइड्रोजन ions are accelerated from rest through the same potential difference, तो रेशियो फाइनल वेलोसिटीज ऑफ हीलियम, ठीक है। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से एक्सीलेट करते हैं थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है वो रूट ओवर, या क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी हो जाता है, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा था तो मैं क्यू इंटू वी कर दो यहीं पे, तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जितने दूर एक्सीलेट किए, ठीक है ना, एक्सीलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्ज और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रेशियो फाइनल स्पीड्स ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन पूछा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम हो जाएगा, हीलियम के लिए क्यू का वैल्यू क्या है, 2 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में चार्ज कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं ना, तो हीलियम मैं मान रहा हूँ हीलियम डबल होने से, ठीक है ना, और हाइड्रोजन आयन तो सिंगली, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो सिंगली आयनाइज्ड हो सकता है, इंटू बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका रेशियो ले तो ये तो 2 आ गया, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम हो जाएगा हाफ मास ऑफ हीलियम इंटू स्पीड ऑफ हीलियम का स्क्वायर। मास ऑफ हीलियम क्या होता है, हीलियम में आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना, यानी 4 होता है मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाफ इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन का इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन सॉरी हीलियम बाय हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 2/4 का स्क्वायर रूट, यानी 1/√2। तो हाइड्रोजन बाय हीलियम है 1/√2, तो हीलियम बाय हाइड्रोजन पूछा है, सॉरी हीलियम बाय हाइड्रोजन है 1/√2, और वही पूछा भी गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी यानी यू क्या होता था, 27.2 विथ अ माइनस साइन इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और हाइड्रोजन एटम के लिए तो एन का वैल्यू सॉरी जेड का वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 पुट करो बाय एन स्क्वायर, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेसिकली हाइड्रोजन के लिए इतना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ठीक है। और वैसे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा प्लस इसका आधा प्लस में, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जा रहा है, मतलब एन की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि एन को बढ़ाया जा रहा है। अब एन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, एन बढ़ रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, ठीक है। एन बढ़ेगा तो देखो ये वाला नंबर घटेगा, अब यहाँ पे भी देखोगे तो एन बढ़ेगा तो ये नंबर भी घटेगा, लेकिन माइनस साइन में अगर कोई नंबर का मैग्नीट्यूड घट रहा है मतलब वो एक्चुअली बढ़ रहा है, जैसे -4 से -3 हो गया तो बढ़ गया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब समझ लेना काइनेटिक एनर्जी घट रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका काइनेटिक एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोडियम वेपर लैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बोला था एटम का अगर नाम दे दिया है तो ये आपका लाइन स्पेक्ट्रा रहेगा, लाइन स्पेक्ट्रा मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा, है ना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा ये सब का डिफरेंस आपको नहीं पता तो इसमें बता देता हूँ मैं। तो ये मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ। तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जब एटम आपका डी एक्साइट होता है ना, एटम डी एक्साइट होता है तब निकलता है, ठीक है, उसको लाइन स्पेक्ट्रा ही बोलते हैं ना। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, आपका एटम जब एक्साइट होता है ना तब बोलोगे जब एक्साइट होगा तो वेवलेंथ क्यों इमिट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आप जो है एक कंटिन्यूस बैंड मतलब कंटिन्यूस क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम, जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूस वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है फ्रॉम सम रेंज फ्रॉम सम वैल्यू टू सम वैल्यू, इसको आप समझ लो इंसिडेंट करवा रहे हो किसी एटम में या सब्सटेंस में, ठीक है। तो अब ये एटम इसका कुछ कुछ
वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ इसके किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया गैप्स आ गया ना, ठीक है, तो फिर से यही सिर्फ है, लेकिन गैप्स कहीं कहीं आ गए ना, कुछ कुछ गैप आ गए। ठीक है, इतना रहा, फिर यहाँ पे कोई गैप है, तो ये वाला एब्जॉर्ब करिए, ये वाला एब्जॉर्ब करिए, तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली इतना याद रखने का मन है, तो बेसिकली याद रखो बस कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या एटम डी एक्साइट होते हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एक्साइट होते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग लाइन्स रहेंगे और एमिशन स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली लाइन्स रहेंगे, मिसिंग नहीं रहेंगे, है ना, जो भी याद रख लो, है ना। अब एक बार रिकॉर्डर ऑन है ना, हाँ। इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by Coulomb attraction between the proton and electron. If A0 is the radius of electron in ground state, m is the mass and E is the charge of electron, E0 आपका परमिटिविटी कांस्टेंट है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, तो आपको डिराइव करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डिराइव करना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग डिराइव करके दिखाते हैं। तो आपको क्या पूछा गया, बेसिकली स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, एटम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है ना, कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन, हाँ ग्राउंड स्टेट बोला गया। ठीक है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो आप एन के वैल्यू ग्राउंड स्टेट बोल दिया, मतलब एन के वैल्यू 1 यूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, और एन के वैल्यू 1 यूज करोगे तो एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालना है, वी के वैल्यू निकालना है, तो आर को एलिमिनेट करो। अब आर कैसे एलिमिनेट होगा, इससे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, आर के वैल्यू A0 है, याद रखना, है ना, और एन के वैल्यू 1। ठीक है ना, तो एम वी A0 इज इक्वल टू एच बाय 2 पाई, है ना। दूसरा, अभी कुलम फोर्स के बराबर करना है हमें सेंट्रीपिटल फोर्स को, मतलब कुलम फोर्स ही प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो कुलम फोर्स हो जाएगा ए Q1 Q2, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और प्रोटॉन का भी इतना है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस वही रेडियस ऑफ एटम के बराबर, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये है ना। ओके, तो यहाँ से A0 कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें वी का वैल्यू पूछा है ना, अरे डायरेक्टली इससे आ जाएगा, तो इसका तो ज़रूरत ही नहीं था हम लोग को कि रेडियस के टर्म्स में है ना, तो इसका ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को लगा रेडियस को भी एलिमिनेट करना है, इसका ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसका भी ज़रूरत नहीं है फिर, है ना, तो डायरेक्टली यहीं से आ जाएगा। मतलब मैं जो पहले कर रहा था ना उससे A0 के इंडिपेंडेंट आता, लेकिन सब ऑप्शन में A0 के टर्म्स में ही लिखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम नीचे में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। ओके, तो किन एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस जो है मैक्सिमम है। ठीक है, अब अगर सबका वैल्यू निकाले तो ग्राउंड स्टेट होता है n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी होता है 13.6। याद रखना, एनर्जी ऑफ एन स्टेट कुछ बोला नहीं गया है, मैं हाइड्रोजन मान लेता हूँ, हाइड्रोजन के लिए जो ट्रू रहेगा बाकी लोग के लिए वही ट्रू रहेगा ना, डिफरेंस के मामले में एटलीस्ट। ठीक है, ये आपको जड़ लिखना है तो जड़ का वैल्यू यहाँ जड़ स्क्वायर लिख दो, लेकिन सब में जड़ स्क्वायर रहेगा, याद रखना। ठीक है ना, तो मैं हाइड्रोजन के लिए खाली कंपेयर करूँगा, सबके लिए उतना ही आ जाएगा, मतलब डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसके लिए हाइड्रोजन के लिए अगर रहेगा किसी दो स्टेट के बीच में, तो बाकी के लिए भी उन्हीं दो स्टेट के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, ग्राउंड स्टेट का इतना हो गया, एन इक्वल टू, चलो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, तो 2 पुट करेंगे तो बाय 4 करना होगा, एन इक्वल टू 3, 3 पुट करेंगे तो बाय 9 करना होगा, एन इक्वल टू 4, 4 पुट करेंगे तो 16, 0.85 करना होगा, 5 25 से डिवाइड करेंगे हम लोग 13.6 को, तो ये 0.544 आएगा, और एन इक्वल टू 6 यहाँ रखेंगे तो 0.37 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, ये हो जाएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 2 और 1 के अरे यार ये तो गजब है, 1 और 2 और 6 और 2 के बीच का ही डिफरेंस है। मेरे को लगा बहुत सारा ऑप्शन है तो इतना का ज़रूरत नहीं, 1 और 2 और 6 और 2। ठीक है, तो बाकी को मिटा देते हैं, 1 और 2 और 6 और 2 उसी का ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको थोड़ा नीचे लेते आते हैं ना,
5 की ज़रूरत नहीं है ना, हमें 5 को ही मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं मिटाए हुए क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन फिर आप जब इसको वापस पीडीएफ को देखोगे तो आपको डाउट होगा कि मैंने बाकी क्यों लिखा, ऑप्शंस मैंने चेक नहीं किया था, खाली 1 2 और 6 की बात हो रहा ऑप्शन में, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस देख लिया, अब 2 और 6 के बीच का देख लेते हैं। तो 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 3.4 और ये 0.4 के आसपास है, तो 2.9 के आसपास आएगा ये, है ना, ऐसा कुछ आ रहा है ना, मैंने अप्रॉक्सीमेटली किया है, ठीक है। 2.93 आना चाहिए एग्जैक्टली अगर किया तो, ठीक है। जो भी है ये दोनों डिफरेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस किसके लिए है, इसके लिए है। तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो आपसे बोला गया, देखो आप बोलेगे 1 और 2 वाला तो दो ऑप्शन है, तो आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब फोटोन एमिट हो रहा है, और फोटोन एमिट हो रहा है मतलब डी एक्साइट होना चाहिए, मतलब हायर से लोअर होना चाहिए, ठीक है ना। तो फोटोन गिव्स फोटोन है, मतलब गिव्स फोटोन का मतलब ही हो जाएगा हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिशन है, डी एक्साइट हो रहा होगा एटम, ठीक है ना। तो यानी 2 से 1 वाला चुनेंगे, हमें ये तो पता है 1 से 2 या 2 से 1 यही दोनों में से कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कराना है, फोटोन एमिट करवाना है, ठीक है। तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट ट्रांजिशन होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4 to 2 वी गेट, तो 4 से 2 में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, अब 2 पे जंप करता है तो हमें क्या मिलता है, लाइमन, ठीक है ना। 2 पे जंप करके इलेक्ट्रॉन जब भी पहुंचेगा, सॉरी बाल्मर, लाइमन बाल्मर, ठीक है। तो बाल्मर मिलने वाला है ना। अब बाल्मर वाला दो ऑप्शन है, तो बाल्मर का कौन सा लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और n = 3 को भी ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, ये हो जाएगा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर। फिर n = अगर 5 भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, थर्ड बाल्मर लाइन, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये सेकंड बाल्मर लाइन, सबसे छोटा जो ट्रांजिशन होगा उतना छोटा नंबर आएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट बाल्मर लाइन, ऐसे बाल्मर लाइन नहीं बोलते, लाइन ऑफ बाल्मर बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड लाइन चाहिए हमें, है ना, 4 से 2 वाला मतलब सेकंड लाइन, ठीक है, सेकंड लाइन होगी, है ना। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एनर्जी दे दिया। एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3 to 2, ठीक है। तो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस बोला है ना, तो डिफरेंस तो निकालना आपको, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। E3 - E2 ही तो करना है, दोनों का फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 13.6 डिवाइडेड 4, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे यहाँ पे, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, ये कितना था, 1.5 था, तो 3.4 और 1.5 के बीच का डिफरेंस, मतलब मैं दोबारा कैलकुलेटर नहीं छूना चाहता था बस इसलिए, ठीक है। कितना हो गया, 1.9 हो जाएगा ना, 2.595, ठीक है। हाँ, तो 1.9 यानी ऑप्शन डी। बोर मॉडल ऑफ एटम्स, तो बोर मॉडल में क्या असम्पशन था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, यही तो था, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इतना है, एनर्जी काइनेटिक, इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, तो इसका नेगेटिव कर देंगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इट मच, और हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन ऑफ, ठीक है। इतना एनर्जी वाला फोटोन हम लोग इस एटम को दे रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड, ठीक है। तो कितने तरह, अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना कि फाइनल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन और इनिशियल एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन आपको फाइनल एनर्जी दे देगा, ठीक है ना। जो भी इनिशियल एनर्जी था एटम का, फोटोन एब्जॉर्ब करने का फाइनल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब इनिशियल एनर्जी जो था वो किसी ऑर्बिट का एनर्जी करस्पॉन्डिंग हो, जैसे n = अभी ग्राउंड स्टेट की बात करें ना यहाँ पे, हाँ, तो 13.6 बोल दिया मतलब ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। इतना बोल दिया मतलब इनिशियल, तो n का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, इतना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, 12.1, तो फाइनल एनर्जी इतना हो जाएगा। फाइनल एनर्जी आपको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा ना, हाँ। तो यानी फाइनल स्टेट का एनर्जी इतना है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। NF की वैल्यू आप देखोगे तो NF² 9 हो जाएगा, यानी ये 3,
ठीक है ना। मतलब बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली n इक्वल टू 1 पे था और वो फोटोन एब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ पे चला गया, और इन दोनों लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस फोटोन का एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ जंप किया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया है। अब डी एक्साइट होगा तो इलेक्ट्रॉन को, तो एक्साइटेशन वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये एक्साइटेशन वाला पार्ट है ना, फोटोन एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ होगा। अब डी एक्साइट भी तो होना है। ठीक है, आपको देखो स्पेक्ट्रल लाइन्स पूछा, मतलब डी एक्साइटेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो जब डी एक्साइटेशन की बात करेंगे तो फॉर डी एक्साइटेशन ठीक है, जो पॉसिबल पाथ्स होंगे, पॉसिबल ट्रांजिशंस लिख देते हैं। ठीक है, 3 से 2 का हो सकता है, 2 से 1 का हो सकता है, डायरेक्टली 3 से 1 हो सकता है ना। तो पॉसिबल ट्रांजिशंस, जितने पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकते हैं, 3 से 2 का हो सकता है, 2 से 1 का हो सकता है, और 3 से 1 का हो सकता है। मतलब 3 डिफरेंट वेवलेंस आएंगे, है ना, 3 अलग अलग टाइप का, तो 3 यूनिक वेवलेंस या 3 यूनिक फ्रीक्वेंसीज, जो ही बोलना है, यानी 3 लाइन्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बोला गया है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं तो नहीं देखा आज तक। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब सिलेबस का पार्ट नहीं है, तब भी अगर आपको समझना है कि किसी किसी मन में रहता है ना, एक बार पूछा जा चुका है नीट में, तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको देखना देख लो, हो सकता है इस समय सिलेबस का पार्ट हो, अब तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कैथोड है और एनोड है, 2 इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे गैस है लो प्रेशर में, हाई वोल्टेज के कारण क्या हो जा रहा है, गैस आयनाइज हो रहा है, मतलब कुछ कुछ आयनाइज हो रहा है। ठीक है, अब आयनाइज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया एटम से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ जाएगा, अब लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जाते वक्त किसी दूसरे न्यूट्रल एटम से टकरा गया, ठीक है, और सफिशिएंट हाई एनर्जी से टकराएगा, तो ये फिर से इसको आयनाइज, मतलब ये इसको आयनाइज कर देगा, है ना। तो कोलिजन बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। ठीक है, तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, आप टोटल एनर्जी अगर यहाँ पे -13.7 दिया था, तो यहाँ पे आप 13.7 यूज़ करते, बस यही वाला चीज़ को आपको यहाँ लिख देना है, यही वाला चीज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर दो और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर डाल दो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 2, हाइड्रोजन मतलब z इक्वल टू 1, तो z का वैल्यू 1 पुट करो, n का वैल्यू 2 पुट करो, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन सॉरी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया है, जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना चाहिए उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए, तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट से जस्ट ऊपर वाला, और ये तो आपका ग्राउंड स्टेट है, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, इसका एनर्जी है इतना, ठीक है, और इसका एनर्जी होता है -13.6 डिवाइडेड बाई 4 इतना। अब इनके बीच का डिफरेंस आप निकालोगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन सी। तो एक्साइटेशन एनर्जी इतना है, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब कितना डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ से यहाँ भेजने के लिए। ठीक है, ओके। आयनेशन एनर्जी दे दिया है 13.6, एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एंड एमिट 6 डिफरेंट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग किसके लिए होगा, ठीक है ना, तो 6 वेवलेंथ बोला गया है। ठीक है, यानी n इंटू एन माइनस 1/2 का वैल्यू 6 है। ठीक है, यानी 4 इंटू 3/2, 12/2 ही तो 6 होता है ना, तो 4 इंटू 3/2 6 होता है, देयरफॉर n का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो एक्स ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइट होके n इक्वल टू 4 में गया है ना, तो ग्राउंड स्टेट से यानी n इक्वल टू 1 से एक्साइट हो रहा है n इक्वल टू 4 पे गया है। ठीक है, ओके। आपसे बोला गया है मैक्सिमम वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए अवेलेबल होगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या, मिनिमम एनर्जी। ठीक है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको लगे डिफरेंट पार्ट है ना। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब याद रखना मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ओके। अब मिनिमम एनर्जी की बात करें यहाँ पे, तो मिनिमम एनर्जी डी एक्साइटेशन के वक्त 4 से नीचे आना उसको, है ना। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी का, जितना ज़्यादा क्या बोलेंगे स्टेट्स, जितना बड़ा जंप रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना,
तो जितना छोटा जंप उतना मिनिमम एनर्जी होगा, है ना। अब छोटा जंप मतलब 1 का जंप करो, 4 से 3 का करो, या 3 से 2 का करो, 2 से 1 का करो, उसमें भी 4 और 3 के बीच का डिफरेंस सबसे कम रहेगा, यही मिनिमम होगा, क्योंकि पता है जितना ऊपर जाता है उतना लाइंस पास पास होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं इतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ डायग्राम, अभी बनाता हूँ फिर से एक। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका जो एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ए ग्राउंड स्टेट, ए एन इक्वल टू 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन। तो अब देखो ना, n = 1, 2, 3 और 4, सबसे कम डिफरेंस इनके बीच का है ना, ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों स्टेट्स के बीच का, ठीक है। तो 4 से 3 वाला जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा इलेक्ट्रॉन, तब जो फोटोन निकलेगा वो मिनिमम एनर्जी करेगा, ठीक है। अब बोलोगे सर 3 और 2 के बीच में उतना डिफरेंस है, नहीं 3 और 2 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, और 2 और 1 के बीच में और ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में प्रोजेक्टाइल का मास है z1 और मास m1, अप्रोचेज अ टारगेट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज z2 एंड मास m2, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इतना, तो एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, तो आपका इस चीज़ को इसके तरफ फेंक रहे हैं ना, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना, फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियर जो भी है। तो प्रोजेक्टाइल जो है जिसको फेंक रहे हैं, इसका मास m1 है, चार्ज z1 है, ठीक है, और इसका मास m2 है, चार्ज z2 है, ठीक है ना। तो इनिशियली तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू देयर साइज, है ना, तो इन्फाइनाइट सेपरेशन मान सकते हैं। और फाइनली क्लोजेस्ट अप्रोच में, ये तो याद रखना फिक्स है हमेशा, तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच में यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, मान लो इसको फेंक रहे हैं u स्पीड से, ठीक है, तो ये रेस्ट पे आ गया होगा, क्योंकि पास आते तो स्लो डाउन होते जाएगा ना, ये पॉजिटिव स्लो डाउन होते होते तो कहीं ना कहीं रुकेगा, फिर उल्टा चलने लगेगा। तो मान लो यहाँ पे क्लोज्ड अप्रोच है, ठीक है, क्लोज्ड अप्रोच का डिस्टेंस कितना दिया है r0, ये तो फिक्स्ड है तो हमेशा रेस्ट पे ही है, ये m2 z2। तो इस स्टेट का एनर्जी और इस स्टेट का एनर्जी को कम मतलब इक्वेट कर देंगे, तो इस स्टेट का एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू, मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m डिग एनर्जी इतना, इसका 0, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2/R, है ना, के Q1 Q2 चार्ज बोल दिया z है ना, ठीक है, के Q1 Q2/R, है ना। तो इनिशियल एनर्जी इतना है, फाइनल एनर्जी तो इसका भी 0, इसका भी 0, मतलब ये भी रेस्ट पे ही है, फिक्स्ड ही है हमेशा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक सिस्टम का 0, के Q1 Q2/R। तो यहाँ सब देखोगे तो हाफ m1 U² इज इक्वल टू के Z1 Z2/R0 है। तो यही तो है इनिशियल एनर्जी, इज एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी इनिशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, के Z1 Z2/R2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट Z1 Z2, ठीक है। यही है एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, यही तो है एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब जब फेंक रहे थे ना इसको उसके तरफ, उस समय इसका इनिशियल एनर्जी क्या था, उसी को एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, तो हाफ m U², ठीक है। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इतना, द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो मतलब आपको यही वाला चीज़ यूज़ करना है ना। तो nth स्टेट का एनर्जी होता है -13.6 Z²/n²। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। और हीलियम बोला गया है, हीलियम मतलब Z का वैल्यू 2 है, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऑप्शन ए। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन लाइक आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन मतलब याद रखना n = 1 पे आएगा, ठीक है। तो हायर कहाँ कहाँ से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, लेकिन फर्स्ट लाइन है मतलब 2 से 1, ठीक है। अब फिर बोला गया, फिर आपको बोला गया सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, ठीक है, इसको थोड़ा थिक कर लेते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, है ना। अब सेकेंड लाइन ऑफ बार बार मतलब क्या है, n = 2 पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 3 से 2 पे गिर सकता है, 4 से 2 पे गिर सकता है, हम लोग 4 से 2 लेंगे क्योंकि सेकेंड लाइन की बात करें, सेकेंड लाइन मतलब 2 का डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट लाइन मतलब 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो 2 to 1 वाला ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन और 4 से 2 वाला ट्रांजिशन ऑफ आयन, जो भी हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, दोनों इक्वल है ना, वेवलेंथ दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ 2 से 1 वाला और यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ 4 से 2 वाला दोनों का इक्वल है, ठीक है ना। ओके, तो हमें पता है वेवलेंथ जो होता है
तो आप वेवलेंथ निकालना है, अब वेवलेंथ इक्वल है मतलब एनर्जी भी इक्वल है ना, तो आप एनर्जी इक्वल कर दो, बस सिंपल यही करो, ठीक है। वेवलेंथ इक्वल है मतलब ये मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ वेवलेंथ इक्वल है मतलब एनर्जी भी इक्वल है, ठीक है। तो 2 से 1 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ना होगा हाइड्रोजन के लिए, और 2 से 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस इस आयन के लिए इतना होगा, सॉरी 2 से 1 ने 4 से 2 का, ठीक है ना। ये आपको कन्फ्यूजन आ रहा होगा, लैम्डा बड़ा लिखो हमें समझाने के लिए, ठीक है। ये लैम्डा है 2 से 1 का ट्रांजिशन के लिए हाइड्रोजन एटम की, लैम्डा है 4 से 2 का ट्रांजिशन ऑफ आयन, ठीक है। ओके, तो लैम्डा इक्वल है मतलब एनर्जी भी इक्वल है ना, तो एनर्जी डिफरेंस 2 और 1 के लिए ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस 4 से 2 के लिए ऑफ जो भी आयन है, ठीक है, जिसका जेड है ना, एटॉमिक नंबर जेड के बराबर है, ठीक है। तो देख लो 1 - 1/4, 3/4 इज इक्वल टू Z² इंटू 1/4 - 1/16, तो 4/16 3/16 4 तो जेड का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो जेड का वैल्यू 2 है, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, सॉरी 1, 3, ठीक है। एंड देन फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 से जंप करके n इक्वल टू 3 पे गया, 3 से जंप करके n इक्वल टू 2 पे गया। रेशियो ऑफ वेवलेंथ एमिटेड इन 2 केसेस, ठीक है। तो इसके लिए वेवलेंथ λ1 है, इसके लिए वेवलेंथ λ2 है ना। तुम्हें पता है एनर्जी डिफरेंस जो होगा लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो लैम्डा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डिफरेंस होगा, है ना, ठीक है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, SC/λ ना, है ना। तो लैम्डा क्या, एनर्जी एनर्जी डिफरेंस क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो λ1/λ2, λ1 किसके करस्पॉन्डिंग 4 और 3 वाला है, ठीक है, 4 से 3 वाला एनर्जी डिफरेंस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो λ1 के लिए नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो λ1 है 3 और 4 का डिफरेंस, है ना, और λ2 है 2 और 3 के डिफरेंस, ठीक है। अब बोलोगे सर ज़्यादा नंबर के तो ज़्यादा एनर्जी होता है ना, तो 3 और 4 में 4 का एनर्जी ज़्यादा होगा, वैसे 2 और 3 में 3 का ज़्यादा होगा, ठीक है। आप दोनों तरफ उल्टा कर दो, ये भी नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये अभी जो मैं लिखा हूँ उसके हिसाब से है ना। तो आप अगर समझना है तो 3 - 2 कर लो, हायर माइनस लोअर करना अगर इससे तो इनका आपको अजीब लग रहा सुन के तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं दोनों तरफ उल्टा लिखा था इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 का करस्पॉन्डिंग 3 से 2 आ रहा है, और इसमें 4 से 3 जा रहा है, ठीक है। तो बस ये निकालेंगे तो 13.6 हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है ना, हाँ ये 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 - 1/9, यहाँ पे 16 में से 9 गया 5/144, ठीक है। ओके, तो ये तो बहुत खतरनाक नंबर आएगा, तो सिंप्लीफाई नहीं होने वाला, 5 है 7 है ना, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, और 1/4, हाँ ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 - 4 × 3 = 12, 4 × 6 ये तो 4 टाइम्स है इसके, ठीक है। तो 20/7 आ रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी, स्टेशनरी से डरना मत, ठीक है ना, फिफ्थ एनर्जी हर एक एटम इस चैप्टर में स्टेशनरी रहने वाला है ना, स्टेशनरी इन द सेंस की स्टेशनरी स्टेट में, ठीक है। ओके, स्टेशनरी यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि एटम मूव नहीं कर रहा है ना, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन होगा तब। तो इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी हाइड्रोजन, इनिशियली हाइड्रोजन एटम रेस्ट पे है, पासिस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, ओके। द वेलोसिटी ऑफ द एटम एक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या बोला जा रहा है, आपका एटम जो है रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो ये एटम एक फोटोन एमिट किया, ठीक है। तो फोटोन का मोमेंटम जो भी होगा इसका वही होगा उल्टे डायरेक्शन में, तभी तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का 0 है तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो ये अगर फोटोन अगर राइट की तरफ गया है तो ये एटम जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेड एटम है और ये डी एक्साइट हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक्साइटेड एटम है जो कि रेस्ट पे है ना, तो अब ये एक्साइटेड है और ये डी एक्साइटेड है, ठीक है, मतलब एक फोटोन बाहर निकला होगा, है ना,
ठीक है, फिफ्थ से ग्राउंड में आ रहा है, तो एक्साइटेड टू फिफ्थ है, ये ग्राउंड स्टेट में है, तो इसको डायरेक्टली ग्राउंड लिख दे रहे हैं, मतलब डी एक्साइटेड तो है लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिकली डी एक्साइट होकर ग्राउंड में पहुंचा हुआ है। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ एटम क्या होगा, तो इसका वेलोसिटी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम, इसका मोमेंटम जो होगा इसका ही यही होगा। ठीक है ना, इसका मोमेंटम राइट की तरफ है तो इसका लेफ्ट की तरफ है, मैग्नीट्यूड वैसे दोनों सेम है, तो मोमेंटम ऑफ एटम मैग्नीट्यूड वाइज शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, है ना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इक्वल होना चाहिए एटम का और फोटोन का। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ, अब आपसे बोला गया है कि वेलोसिटी क्या होगा एटम। ठीक है ना, तो पहले मोमेंटम को दोनों को इक्वेट करें, तो मोमेंटम ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो मान लेते जो फोटोन निकल रहा है उसका वेवलेंथ या एनर्जी मान लेते ई एनर्जी का है। ठीक है, मान लेते जो फोटोन निकल रहा है उसका एनर्जी ई है ना। अब ये ई का वैल्यू होना चाहिए एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ये फिफ्थ एक्साइटेड टू फिफ्थ कौन सा था, फिफ्थ एनर्जी लेवल है ना, एन इक्वल टू 5 था। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट है मतलब एन इक्वल टू 1 है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, E5 माइनस E1, है ना। ओके, अब ये कितना होना चाहिए, अब ओके ये सब ये लोग HRM इनके टर्म्स में बोला है ना। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली अब 13.6 वाला यूज़ मत करो क्योंकि उसके फॉर्म में नहीं है कहीं भी। ठीक है ना, सिम्बल्स के फॉर्म में है ना, डायरेक्टली वो डेटा नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस तो होगा लेकिन आप 13.6 वाला फॉर्मूला यूज़ मत करो। ठीक है, तो उल्टा हम लोग ये कर सकते हैं कि मोमेंटम इक्वेट जो किए यहाँ पे इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से 13.6 वाला फॉर्म आ जाएगा, है ना, और रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, तो पी एच बाय लैम्डा। ठीक है, जो फोटोन निकल रहा मान लो उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। ठीक है, एनर्जी ई है, वेवलेंथ लैम्डा है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी होता है, तो मोमेंटम हो जाएगा एच बाय लैम्डा, तो मोमेंटम ऑफ एटम भी हो जाएगा आपका एच बाय लैम्डा। ठीक है, अब लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 1/λ क्या होता है आपका आर एच, नहीं 1/λ सिंपली आर होता है, आर इंटू 1/, इतना स्क्वायर माइनस 1/, इतना स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, रिडबर्ग फॉर्मूला तो यही था ना। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे आर एच सी था क्योंकि एनर्जी निकाला जा रहा था, तो एस सी से डिवाइड एस सी बाय लैम्डा कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो आर इंटू ये वाला होता है जो भी एनर्जी डिफरेंसेस इन लेवल्स है उसका इन्वर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो 1 माइनस 1/25 यानी 24/25। ठीक है, तो 1/λ का वैल्यू इतना है 24R/25 इंटू एच, तो मोमेंटम ऑफ एटम इतना हो गया। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ एटम, है ना। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ एटम हो जाएगा हाफ mv²। तो वेलोसिटी तो आपका स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा, ये तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, वेलोसिटी का स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो मोमेंटम ऑफ एटम इतना है, तो मोमेंटम तो आपका √2m के या सॉरी 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 मैं गलत बोल रहा हूँ, मोमेंटम m इंटू वी हो जाएगा ना, मास ऑफ एटम इंटू वेलोसिटी ऑफ एटम। ठीक है, मैं इसको काइनेटिक नहीं समझ रहा था इसलिए मैं बोला हाफ mv² करेंगे तो हाँ तो किया, तो वेलोसिटी ऑफ एटम हो जाएगा वही मोमेंटम बाय मास कर दो 24 RH/25 m, 24 RH/25 ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात। तो 13.6 वाला यूज़ नहीं क्योंकि उस फॉर्म में आंसर नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट आप सोच सकते हो आर दिया हुआ है तो रिडबर्ग कांस्टेंट को लाना होगा, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन में लैम्डा आ रहा है और लैम्डा और रिडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन ऐसे है। ठीक है, अब बेसिकली ये फॉर्मूला अगर आपको अजीब लग रहा तो 1/λ आर इंटू ए छोटा वाला एन लोअर स्क्वायर माइनस एन हायर स्क्वायर कर देना। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रू है। ठीक है, और बाकी लोग के लिए जेड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए है ना, बाकी लोग के लिए यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन emitted when state electron state on hydrogen atom jumps from first excited state to ground state। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 और टू ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। ठीक है, और जो
रेडिएशन एमिट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से, वो रेडिएशन किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल में गिर रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नहीं होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मेजर्ड तो भी इतना, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, तो ज़्यादा अच्छा होता है इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डुअल नेचर में देखते हैं, लेकिन मैं जिस बुक से लिया था उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए मजबूरन यहीं पे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। एनीवेज, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एनर्जी लेवल निकाले तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो हो जाएगा आपका E2 माइनस E1, ठीक है। तो 13.6, 1/1² 1/2², तो 1 और ए कितना होता है 10.2 होता है ना। तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग, इस फोटोन को हम लोग इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो हमें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के मैक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड पूछा है ना, सॉरी मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, चलो ये ऐसे ही लिख चुके तो ऐसे ही बताए थे। तो आपको पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है उसको दो जगह वो एनर्जी जाएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन दो चीज़ों में यूज़ होगा, है ना। एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के अगेंस्ट E/V0 वाला टर्म रहेगा, और एक आपका ये क्या बोलते हैं उसको H/ν0, ठीक है। ये आपका थ्रेशोल्ड वाला मतलब वर्क फंक्शन वाला चीज़ है ना। ये के ई मैक्स है, अगर आपको याद रखना ये वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो 10.2 के बराबर है ना। अब ये वाला टर्म जो है 3.57 के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला 3.57 के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3.57 दे दे, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली चीज़ 10.2। तो यहाँ से आपका वर्क फंक्शन आ जाएगा 10.2 और 3.57 का डिफरेंस, है ना, 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड होता है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय एच, 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एच। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई का जो मैग्नीट्यूड है, और एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻30, 1.6 इंटू 10⁻15 आ रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन सी, है ना। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लोएस्ट एनर्जी, स्मॉलेस्ट एनर्जी आ जाएगा फर्स्ट लाइन्स के लिए, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन्स, है ना। फर्स्ट लाइन्स जो होता है स्मॉलेस्ट एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट लाइन के लिए लाइन सबसे पास पास होते हैं ना, सेकेंड लाइन के लिए नेक्स्ट दूर हो जाएंगे, थर्ड लाइन के लिए और दूर हो जाएंगे, सो ऑन, ठीक है ना। तो लाइमन और बार्मर का फर्स्ट लाइन, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज़ का फर्स्ट लाइन और बाल्मर सीरीज़ का फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ का रेशियो, ठीक है ना। ओके, अब लाइमन के लिए तो हमें पता है जो फॉर्मूला होता है वही ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, आर, ठीक है, 1/, छोटा एन का स्क्वायर माइनस बड़ा एन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो लाइमन की बात करें अगर, तो लाइमन के लिए ये होता है आपका 1, ठीक है। और यहाँ पे हायर वाला कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, और वैसे बाल्मर के लिए यहाँ 2 होता है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर स्मॉलेस्ट लाइन की बात कर रहे होंगे, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो आर इंटू एन का वैल्यू, अगर इसको स्मॉलेस्ट रखना है तो आपको यहाँ पे भी इसको भी स्मॉलेस्ट रखना होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहे हैं और उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू अब आएगा यहाँ पे एन का स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। सॉरी, स्मॉलेस्ट एनर्जी मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये तो उल्टा है ना, तो आप कंफ्यूज हो गए, मैं ही गलत लिख दिया यहाँ पे लॉन्गेस्ट, ठीक है। देखो मेरा लॉजिक क्या था, फिर से बताया तो मैं, लॉन्गेस्ट, ठीक है। देखो मेरा लॉजिक क्या है, लॉन्गेस्ट लाइन मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब स्मॉलेस्ट एनर्जी, और स्मॉलेस्ट एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट लाइन देखो स्मॉलेस्ट एनर्जी मतलब फर्स्ट लाइन क्यों, तो वो बताया तो मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइमन सीरीज़ की बात करूँ, ठीक है ना। लाइमन सीरीज़ में तो n=1 पे आके गिरेगा, कहाँ से गिर सकता है, 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा रहेगा ना, कम रहेगा ना, उसके बाद ये, इसके बाद ये एंड सो ऑन, तो ये स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस, तो स्मॉलेस्ट एनर्जी वाला ये हो गया,
है ना, लाइमन की बात हो रहा है। तो बाल्मर के लिए स्मॉलेस्ट वाला क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 पे जंप करके आता है ना, तो n 3 से 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 2 वाला बाल्मर के लिए हो जाएगा स्मॉलेस्ट एनर्जी, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वैसे 2 से 1 वाला ट्रांजिशन हो जाएगा लाइमन के लिए। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है आपको, है ना। तो 1 माइनस 1/4 3/4, 1/4 1/9 5/36। ठीक है, तो आपसे ऊपर में है लाइमन, नीचे में है बाल्मर, तो लाइमन बाय बाल्मर रेशियो ले यहाँ पे 5/36 4/3 5/27। ठीक है, ऑप्शन ए है ना, रेशियो देख लेना, हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जिसका वेवलेंथ इतना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो इसका फोटोन का एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 12420 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, 12.73 आ रहा है थोड़ा। ठीक है, अगर एक्चुअली 12420 डिवाइड बाई इतना कि इतना आया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12.75 के बराबर है। ठीक है ना, राउंड ऑफ करें तो, है ना। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, अब तो आपको ये समझना है कि ग्राउंड स्टेट और किस स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना होता है। ठीक है ना, अब ग्राउंड एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी स्टेट इनिशियल स्टेट कितना है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब -13.6, और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 12.73। तो अगर इन दोनों को ऐड करें आप, तो आपको -0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और ये एनर्जी होगा आपका किसी हायर स्टेट का, है ना। अभी होता है आपका एनर्जी स्टेट ऑफ थर्ड। ठीक है ना, थर्ड ने फोर्थ, 16 से डिवाइड करते हैं ना, हाँ फोर्थ, है ना, क्योंकि आप चेक कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट -13.6 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर, है ना, ये चीज़ को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपका यहाँ पे आया है रिजल्ट 8.0.86, इसको आप 16 से मल्टीप्लाई करो, यानी 4 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो आपको -13.6 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, एनीवेज ये आपका रिजल्ट। ठीक है, तो एन का वैल्यू 4 है ना, ये E4 है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस पूरे चीज़ का, तो इस पूरे नाटक का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है n इक्वल टू 4 पे है। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 पे आना है ना। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगा बेसिकली n इंटू n-1/। ठीक है, यानी 6 लाइंस, ऑप्शन सी है ना। टोटल नंबर ऑफ तरीके किसी हायर से लोअर में आने का तरीका क्या होता है, यही होता है ना, 4 इंटू 4-1 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल बोथ एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल एंड काइनेटिक एनर्जी और एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इज इतना, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फील्ड में होगा, लेकिन जो भी है यहाँ पे दे दिया, इसको बना लेते, आप स्किप कर सकते हैं, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड को, दोनों राइट एंगल मूव करा, रेडियस ऑफ सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड में चलने के लिए, सर्कुलर ऑर्बिट में चलने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में जो रेडियस होता है mb/qb से मिलता है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ इज इक्वल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट फॉर द पार्टिकल इक्वल, तो रेडियस दोनों को इक्वल है ना। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन इतना है, तो ठीक है, इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं, तो मोमेंटम है, मोमेंटम हो जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी। ठीक है, तो रेडियस दोनों को इक्वल है ना, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज 1 होता है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियस ऑफ अल्फा के लिए ट्वाइस मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये इस चैप्टर का नहीं है ना, मैं जिस बुक से लिया हूँ उसमें इस चैप्टर में दे दिया था, इसलिए मजबूरन मैं इसको आ चुका है तो सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, चार्ज इंटू बी, चार्ज कितना है अल्फा का, अल्फा का चार्ज होता है 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो सब कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेसिकली, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 2 कैंसिल, बी कैंसिल, सॉरी। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 1 u, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मास ऑफ अल्फा 4 होता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पता करना है हमें। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी।
In the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength in the Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series is, ठीक है। तो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर, अभी आया था ना कुछ दिन पहले। हाँ 2015 का भी क्वेश्चन आया था एक बार, मेरे को लगता है रिपीट हुआ। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू लाइमन बाय बाल्मर और रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू लाइमन बाय बाल्मर, हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ खाली, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लाइमन की बात करें अगर, तो लाइमन मतलब n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन गिरने वाले हायर स्टेट से, ठीक है, ये सब लाइमन है ना। तो ये स्मॉलेस्ट एनर्जी वाला फोटोन होगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। और बाल्मर की बात करें, बाल्मर मतलब n इक्वल टू 2 पे इलेक्ट्रॉन आके गिरेगा किसी हायर स्टेट से, 3 से 4 से 5 से एंड सो ऑन। इसमें ये वाला जो होगा ये स्मॉलेस्ट एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, है ना। इन इन सब लाइंस में सबसे कम एनर्जी का ये रहेगा या सबसे ज़्यादा वेवलेंथ का ये रहेगा, इन सब लाइंस में सबसे कम एनर्जी का ये रहेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी का ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी कम एनर्जी का ये भी कम एनर्जी, इन तीनों में सबसे कम एनर्जी का है, वैसे इन तीनों में सबसे कम एनर्जी का ये है, मैं इन दोनों कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, हाँ हर क्वेश्चन में नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब आइंस्टीन का थ्योरी यूज़ नहीं करते यहाँ पे कहीं भी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2.1 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय, ठीक है। हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, और किस ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की, तो एन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 2/3 तो यानी 1.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अरे ये क्वेश्चन तो अभी किए थे ना, अरे रिपीट हो गया है, ये तो मेरी गलती है, रिपीट हुआ है तो, हाँ ये तो रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट है, यही आएगा, है ना। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग वेलोसिटी वी बॉम्बार्ड्स हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज डी इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस, ठीक है। तो हम लोग कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे, फिर से कर लेते हैं। तो शुरू में अल्फा पार्टिकल और हीलियम मतलब जो रेस्ट पे है ये इतना है और ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, स्पीड वी से, है ना। शुरू में सेपरेशन इनफाइनाइट मान लेते हैं हम लोग, और बाद में अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे होगा, ये तो हमेशा ही रेस्ट पे है, इसको सेपरेशन मिनिमम अप्रोच है ना, ठीक है, ये आपका मिनिमम अप्रोच है R0, ठीक है। तो फर्स्ट केस का और सेकेंड केस का एनर्जी इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट केस में एनर्जी हो जाएगा अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, तो ½ mv² एनर्जी सिस्टम का माइनस k Q1 Q2/r², है ना। तो अल्फ़ा का चार्ज होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर प्लस 2e, ठीक है, k Q1 Q2/r है ना, k Q1 Q2 इसका चार्ज 30/r, ठीक है। और सेकेंड स्टेट का एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ए भी रेस्ट पे, ए भी रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 इतना, है ना, ए जेड, है ना। इसका याद रखना अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है प्लस 2e, 2e इंटू ZE, मेरा 2 और Z सेम दिख सकता है, डिवाइडेड बाय सेपरेशन, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली देखो हम लोग क्या किए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए k Q1 Q2/r वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ½ mv² इज इक्वल टू 2e² इंटू Z इंटू k/r0, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सब तो कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mr, R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इतना r, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक है, लोअर हायर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में लैम्डा लैम्डा ही है ना, लोअर है 2, हायर है 3। सेकेंड केस में करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, सेकेंड केस में मान लो लैम्डा डैश है। अब सेकेंड केस में कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, 4 से 3, यानी लोअर का वैल्यू 3 हो जाएगा, हायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अगर रेशियो निकाले के तो 9 - 4 16 - 9, 9 × 4 16 ×
9, ठीक है। 5/7 और 16/4 तो 20/7, तो लैम्डा डैश हो जाएगा 20 λ/7 के ऑप्शन सी है ना। कैलकुलेशन में चेक कर लो तो 9 - 4 ऊपर में और नीचे में 60 - 9 और प्रोडक्ट में 4 × 9 और ऊपर में आ जाएगा इतना, ठीक है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन, ठीक है, ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। लास्ट लाइन जब भी बोला जाए, ठीक है, तो ये अगर बाल्मर की बात हो रहा है, लाइमन और बाल्मर, जो भी बाल्मर मतलब n = 2 पे इलेक्ट्रॉन गिरने वाला है ना हायर से, ठीक है। तो n = जो इन्फिनिटी वाला लाइन रहेगा ना, इसको लास्ट लाइन बोलते हैं। ये फर्स्ट लाइन, ये लास्ट लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए एकदम बगल वाले ऑर्बिट जंप करेगा, लास्ट लाइन के लिए एकदम लास्ट वाले, ठीक है। तो जो लास्ट लाइन रहेगा वो हो जाएगा आपका r × 1 कौन सा बात है, बाल्मर का बात है ना, क्या, तो 1/2² - 1/∞², ठीक है। ये लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर हो गया, है ना। सिमिलरली अगर हम लोग लाइमन की बात करें, लाइमन लाइन्स किसको बोलते हैं, n = 1 में जो आगे गिरता है ना, तो n = 2 से 1 में गिरेगा, इसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे, और n = से जो 1 में गिरेगा इसको लास्ट लाइन बोलेंगे ना, ठीक है ना। मैक्सिमम एन का जो डिफरेंस रहेगा उसके लिए लास्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन की बात करें तो r × 1 छोटा वाला n, छोटा लाइन क्या है 1 है और बड़ा लाइन क्या है इन्फिनिटी है, ठीक है। तुम आ जाओ, मैं नहीं हूँ तो ओके, तो ये हो जाएगा r, ठीक है। और ये था r/4, है ना। तो बाल्मर बाय लाइमन पूछा था, तो दिस बाय दिस करेंगे। हेलो, नहीं, तुम घर पहुंच जाओ, तुम घर पहुंच जाओ, ठीक है। तो इनका रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, लास्ट लाइन ऑफ लाइमर, तो ऊपर में बाल्मर है नीचे में लाइमर है, तो दिस बाय दिस करना है ना। तो r/4 डिवाइड बाय, तो 1/4 उसका उल्टा 4, ठीक है। बाल्मर बाय लाइमन, ठीक है। तो r/r/4 यानी 4। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर, तो काइनेटिक एनर्जी होता है -13.6 Z²/n², और काइनेटिक टू टोटल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है, टोटल एनर्जी इसी का माइनस में होता है ना। तो रेशियो लेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, है ना। तो इसको -1/1 बोलो या 1/-1 बोलो, सेम चीज़ है, ठीक है। तो -1:1 और 1:-1 दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 43 में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दे दिया है और उसमें एनर्जी भी दे दिया है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला में तो पढ़े तो 0.53 होता है, तो यहाँ पे 0.51 लेने बोल रहे हो तो वही ले लेंगे, 0.51 एंगस्ट्रॉम जो भी है। और अगर इलेक्ट्रॉन का मास को 207 गुना इंक्रीज कर दे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है ना। तो आपका जो जनरल फॉर्मूलाज है वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला, क्योंकि जनरल फॉर्मूलाज वैलिड है जब इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, ना कि 207 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में एक्सप्रेशन डिराइव करने होंगे, ठीक है। तो दो ही फॉर्मूलाज तो है वो इक्वेशंस डिराइव करने के लिए, जो रिजल्ट है रेडियस का, वेलोसिटी का, टोटल एनर्जी का, वो सब फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दो ही बेसिक इक्वेशन होता है। एक K(Q1Q2/r² इज इक्वल टू, ये आपको प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल mv²/r, सेंटीपिटल फोर्स, है ना, ठीक है। और दूसरा mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n के वैल्यू तो 1 पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम की बात करें z का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो Ke²/r इज इक्वल टू mv² इस फॉर्मूला से, और h/2π इज इक्वल टू mvr इस फॉर्मूला, इन दोनों को यूज़ करके आपको काइनेटिक एनर्जी और बाकी चीज़ जो भी रेडियस वगैरह निकालना है, ठीक है। तो पहले रेडियस निकाल लेते हैं, वेलोसिटी को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, Ke²/mr, यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इतना मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू कितना मिलेगा, h/2π mr, यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू इतना मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से वेलोसिटी का वैल्यू इतना मिलेगा, सेकंड इक्वेशन से वेलोसिटी का वैल्यू इतना मिलेगा, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो दोनों तरफ उसका स्क्वायर करे 4π²m²r², है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको भूल जाते हैं, मास तो वेरी करवाना है, दो अलग अलग कैसे मास का वैल्यू डिफरेंट है,
तो आप यहाँ से अगर रेडियस का एक्सप्रेशन देखोगे, आपको लिखना है तो पूरा लिख लो, ठीक है ना। तो रेडियस का एक्सप्रेशन देखोगे तो एक आर से एक आर कट गया, तो रेडियस का एक्सप्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, ठीक है। देखो आर को उधर भेज दो, है ना, और ये एम को इधर भेजेंगे तो 1/m, तो बेसिकली इतना आ रहा है ना। अब बाकी चीज़ों पे भी रेडियस डिपेंड कर रहा है, लेकिन दो केस में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में यही डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रॉन का मास 207 गुना बढ़ गया, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 207 गुना हो गया है तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन 207 गुना से घट ही आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, ठीक है ना। देयरफॉर न्यू रेडियस शुड बी इक्वल टू ओल्ड रेडियस बाय 207, ठीक है। ओल्ड रेडियस कितना है 0.51 एंगस्ट्रॉम बाय 207, तो 0.51 डिवाइडेड बाय 207 करना होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूँ ना, एंगस्ट्रॉम आ रहा है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, 0.4 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है, इसके आसपास आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻13, 24, अरे ये तो मैच ही नहीं करेगा, 1 2 3 10 11 12 13, हाँ मैं क्या किया हूँ, कुछ गलती किया हूँ क्या, 0.51 एंगस्ट्रॉम ही तो है, डिवाइड बाई 0.51 डिवाइड बाई 207 ही तो किया था मैं, तो 0.0024, 3 10⁻³ से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड करना होगा 10 की पावर में, ओके हाँ 2.4 वाला ऑप्शन बस ये दोनों है ना, मेरे को लग रहा था 3 है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है ना। अब यानी एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाके समझ में आएगा मैं, ठीक है ना। अब ये रेडियस निकाल लिए हम लोग, ये अप्रॉक्सीमेटली इससे मैच कर रहा है ना, इन दोनों से 2.5 इंटू 10⁻⁻13, ये भी 2.5 इंटू 10⁻⁻13 जो भी है, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें आते हैं वापस एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है ना। तो एनर्जी को फिर से मास के टर्म्स में निकालना होगा कि एनर्जी मास पे कैसे डिपेंडेंट है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक काम करेंगे, आपको पता है एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। और यहाँ से आप देखोगे अगर, तो mv² बाय 2 होता है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो बाय 2 करेंगे तो ke² बाय 2 होगा, है ना। तो mv² बाय 2 इज इक्वल टू ke²बाय 2r, ke²बाय 2r, तो टोटल एनर्जी माइनस के के काइनेटिक एनर्जी नहीं, के अपना 1/4πε0 है ना, बाय 2r है, और r खुद मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी एनर्जी जो है मास के प्रोपोर्शनल है, एनर्जी अगर मास के प्रोपोर्शनल है मतलब न्यू वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी का 207 गुना, ठीक है। अब ओल्ड वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसका 207 गुना, ठीक है। 13.6 का 207 गुना 2815 को किलो में लिखेंगे अगर, -2.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 डेसिमल पीछे कर दिए तो किलो, किलो 10⁻³ होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी मैच कर रहा है। 4 में टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी का नेगेटिव होता है, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का डबल होता है, तो इसका डबल करेंगे तो -6.8, ठीक है। तो +3.4 -6.8 ऑप्शन बी, है ना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट इज, तो nth स्टेट में टोटल एनर्जी कितना था, -13.6 डिवाइडेड बाय n², ठीक है। ऐसा तो Z²/n² होता है, लेकिन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ऑप्शन बी। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, तो सिंगली आयोनाइज नियन, इसमें तो आपका नियन में 10 होते हैं ना, हीलियम नियन, हाँ 10, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए वैलिड होता है, एक से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ये 2022 का है, नीट 2022, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस अगर 2022 डिस्कस करें तो यहाँ तक के लिए है, ठीक है, लास्ट नहीं बोलना चाहिए। नीट 2022 का T1 T2 बी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो T1 T2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपसे T1 जो होगा वो E2 के बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 3, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेड का एनर्जी मतलब n = 3 का,
ठीक है, तो आपसे T1/T2 पूछा है, यानी बेसिकली E2/E3 पूछा है। 2 हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, E3 हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 3/2 स्क्वायर है ना, यानी 9/4। ठीक है, ओके, लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। कमेंट में बताना लेक्चर कैसा लगा। तो जो चीज़ अच्छी लगी वो भी कमेंट में बताना, जो चीज़ ख़राब लगी वो भी कमेंट में बताना। फ्यूचर वीडियोस उससे अच्छे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन बाय।